नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीब मिश्रा। तमाम झूठ बोलने के बाद पाकिस्तान ने भारत द्वारा एयरबेस और दूसरे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की बात आखिरकार मान ही ली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि भारत की सेना ने रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस समेत कई स्थानों को तबाह किया। भारत के सैन्य ऑपरेशन की सटीकता और उसकी प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की ये कबूलाहट उसके लिए एक बड़ा रणनीतिक और राजनीतिक झटका है। दिखाएंगे इससे जुड़ी पूरी खबर। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए और पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को अब केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। दिखाएंगे इससे जुड़ी पूरी खबर और करेंगे इस पर विशेष चर्चा भी। होंगी दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दुनिया में देंगी सांसदों की 7 टीमें। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने पर शशि थरूर, सुप्रिया सुले, संजय झा, श्रीकांत शिंदे समेत सभी ने जताया पीएम मोदी का आभार। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर अमित शाह। कहा, आज पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य पर है आश्चर्यचकित। जैश और लश्कर के मुख्यालय को जमींदोज करके लिया पहलगाम का बदला। आतंक के खिलाफ एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई में आईएसआईएस स्लीपर सेल के 2 भगोड़े आतंकवादी गिरफ्तार। 2023 में पुणे में आईईडी बनाने और परीक्षण करने के एक मामले में वांटेड थे ये दोनों आतंकी। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। 15 आप पार्षदों ने इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। मुकेश गोयल को चुना गया नए दल का मुखिया। और देश भर में जोश खरोश के साथ निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का मनाया जा रहा है जश्न। नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में जनता ले रही है हिस्सा। और सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे हम शुरुआत करते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कूटनीतिक एक्शन लेते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला किया है। ऐसा करने के लिए भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अपने प्रमुख पार्टनर देशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा। भारत ऐसे कुल 7 डेलीगेशन भेजेगा। इनमें कांग्रेस के शशि थरूर से लेकर एनसीपी से सुप्रिया सुले तक कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। आतंक की फैक्ट्री, झूठ के बाजार का होगा पर्दाफाश। दुनिया सुनेगी भारत का सच। भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को दुनिया में करेगा बेनकाब। दुनिया के हर मंच पर गूंजेगी भारत की आवाज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों में भेजने का फैसला किया है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। यह दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएगा। विभिन्न दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। कांग्रेस से शशि थरूर, भाजपा से रविशंकर प्रसाद, जदयू से संजय कुमार झा, भाजपा से बैजयंत पांडा, डीएमके से
कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे और पूरी दुनिया को पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा बताएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिनिधि मंडल के गठन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने पर खुद को सम्मानित बताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण बताया, तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकता के साथ खड़ा रहता है। बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। इन सभी अनुभवी सांसदों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के झूठ को तो बेनकाब करेगा ही, साथ ही वैश्विक मंच पर आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती से सामने रखेगा। मोदी सरकार की सख्त और असरदार कूटनीति ने पहले ही दुनिया में भारत की आवाज को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शनिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 708 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पर हुए हमले का करारा जवाब दिया गया है। पहलगाम हमले को लेकर अपना वादा पूरा करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर दिया और दुनिया भर के
सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिलाकर लिया। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एटम बम की धमकी देकर डराने की कोशिश करता था, लेकिन भारतीय सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रशंसा कर रही है। आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरी पूरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर। तो बीते वर्षों में किस तरह से आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, अब इसकी चर्चा, पूरी चर्चा होगी और पूरी दुनिया सुनेगी जब भारत का डेलीगेशन जाएगा, यूएन सहित तमाम देशों के साथ उन बातों को साझा करेगा कि किस तरह से भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंक का व्यापार करता है, आतंक को बढ़ावा देने का काम करता है, आतंक को संरक्षण देने का काम करता है, पॉलिटिकल संरक्षण देने का काम करता है। इस पर करेंगे चर्चा, विशेष चर्चा। और आज का हमारा विशेष आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत खोलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। जी हां, आतंकवाद को लेकर किस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, और न सिर्फ भारत बल्कि इससे पूरी दुनिया आतंक से ग्रसित है, और कहीं ना कहीं उस आतंकी हरकतों का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए भारत अब खोलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा, और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड असीम कोहली जी हैं, जो कि रिक्शा विशेषज्ञ हैं। असीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर मैं आप ही से करना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम भारत सरकार की तरफ से, तमाम पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं, और ये नेता, ये डेलीगेशन यूएन में भी जाएंगे, तमाम मित्र देशों के पास जाएंगे, और बीते वर्षों में पाकिस्तान किस तरह से आतंक को वित्त पोषित करता रहा है, उसकी एक टूल रही है फॉरेन पॉलिसी की आतंकवाद, उसको कैसे वो आगे बढ़ाता रहा है, और सबसे बड़ा शिकार भारत उसका है, चूंकि पड़ोस में है। इन तमाम बातों को रखने का काम किया जाएगा। इस कदम को, पीएम मोदी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। मेरे विचार से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहली बात तो ये है, जो ये सर्वदलीय शीर्ष सम्मेलन होंगे, और इससे ये दर्शाता है जो पूरा देश एकजुट है। पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं, देखिए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो वगैरह, वहां पर बड़ा पोलराइजेशन है, बहुत ही एकदम जो उनकी पॉलिटिक्स है वो बीच में उसमें दरार आ गई है। जो लेफ्ट है वो राइट से नहीं बात कर सकता है। हमारा यहाँ का जो ये शीर्ष सम्मेलन जाएंगे, इसमें सभी जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, रूलिंग पार्टी है, और ऑपोजिशन हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं, वो सभी के उसके सदस्य जाएंगे। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण तो एक ये संदेश जो पूरे विश्व में जाएगा, जो भारत जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है वगैरह वगैरह, परंतु एक संयुक्त देश है, संयुक्त अपने में राष्ट्र है, जो कि आगे चल रहा है।
दूसरी बात देखिए, जो पूरी दुनिया में यही बात काफी देश लोग समझते हैं, जो पाकिस्तान और भारत के बीच का जो मुद्दा है वो कश्मीर का मुद्दा है, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो कहते हैं ये तो दोनों देशों को अपने आप सुलझाना चाहिए। अब हमको उनको बताना है, जो ये कश्मीर के मुद्दे पर ये पहलगाम और उसके बाद जो 4 दिन का ये युद्ध हुआ है, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं हुआ है, ये आतंकवाद के मुद्दे पर हुआ है, जो क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया है। हमने उसे कहा हम ना सिविलियंस को मारेंगे, ना हम आपकी सेना को मारेंगे, हम केवल आतंकियों के ठिकानों को मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अशोक सर, क्या आपने बिल्कुल सही कहा, क्या दुनिया को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान जो है, या फिर जब भारत इस बात को कहता है बार बार कि हम आतंक से पीड़ित हैं और पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर मामले को लेकर समझते हैं, वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये कश्मीर का मामला नहीं है, ये आतंकवाद का मामला है, आतंकवादियों को प्रश्रय देने का मामला है। दुनिया को इस बात को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया को पता है, परंतु मेरे विचार से उनके मानस पटल पर आगे लाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। देखिए पूरी दुनिया को मालूम है ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, बिल्कुल, लंदन बॉम्बिंग कहां हुई थी, मेट्रो बॉम्बिंग कहां हुई थी, 9/11 हुआ था तो वहां के जो लोग थे वो कहां पर पाले पोसे गए थे जिन्होंने 9/11 के अटैक्स किए। जब वहां पर तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में आई, तो तब इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, जो हमने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ दिया है। तो मतलब वहां पर जो वो तालिबान को वहां पर स्थापित किया। तालिबान तो एक आतंकी गुट है, अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता नहीं दी है। बिल्कुल, ये अलग बात है जो बात हो रही है वगैरह वगैरह। हमारे विदेश मंत्री की 15 तारीख को उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है बात हुई है वगैरह, पर मैं पहले की बात कह रहा हूं। तो मतलब अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देखिए, जो उनकी 1267 कमिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, आधे से ज्यादा जो आतंकी हैं अजय जी वो पाकिस्तान के हैं, आधे से ज्यादा जो आतंकी गुट हैं वो पाकिस्तान के हैं। लश्कर तैयबा वहां पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, सभी ये वाले जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये पाकिस्तान के हैं। तो दुनिया को मालूम है, पर दुनिया के मानस पटल पर इसको फिर से रेखांकित करना होगा। और मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण काम हमारी जो डेलीगेशन जाएंगी ये उसको करने में समर्थ बिल्कुल, अलग अलग मंचों पे जाएगी ये डेलीगेशन, अलग अलग लोगों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे ये लोग और बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। असीम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जैसा कि खबर ये आई, हम इस पे अब एक डिटेल पैकेज भी दिखाने वाले अपने दर्शकों को, कि आखिरकार पाकिस्तान बार बार इस बात को नकारता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने एक जोरदार हमला किया और उससे तबाही मची है। आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को माना, और मुझे लगता है कि अब ये जब डेलीगेशन अन्य देशों में जाएगी या डेलीगेशन, तो इस बात को रखेगा कि देखिए किस तरह से हमने उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन बदले में भारत को सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान ने उल्टे हम पे हमला किया और फिर हमने उसका जवाब दिया। आप जो बात बोल रहे हैं, मैं समहाउ मेरा एक व्यू पाकिस्तान के बारे में बहुत स्ट्रांग है कि पाकिस्तान एक रोग और अनरिलायबल और इर्रेशनल स्टेट है। हम कितना भी कन्विंस कर लें, जैसे अभी दूसरे स्पीकर ने बोला, कितने मौकों पर यह जाहिर हो गया कि पाकिस्तान से ही टेरर की कितनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया जी। हम उनको कन्विंस करना या वर्ल्ड कम्युनिटी को कन्विंस करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो घटनाएं हुई उसमें आप देखिए ना, पहले डिनाई करते रहे वो, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, अब मानना शुरू हुए। ये उन्होंने हमेशा किया, कारगिल में भी किया, अपने ओन सोल्जर्स की बॉडी से इनकार कर दिया। मैं इस बातों में जाना ही नहीं चाहता, मैं केवल इस चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि आज हमने एक अपनी डिटरेंस की एक अपनी जो हमारी धैर्य की सीमा है उसकी एक नई रेखा खींची। हम उनको, पाकिस्तान को रोकने के लिए सेल्फ कैपेबिलिटी के साथ में हम गए, हमने स्ट्राइक किया,
उनको एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जो उनको हर्ट किया। बिल्कुल। तो मैं इस पूरे पहलू को देखता हूं कि जहां तक हमारा राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और विदेश नीति में हम जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ये सब तो हम पहले भी कर रहे थे। अभी भी हमने पिछले ऑप सिंदूर से 10 दिन पहले भी हमने काफी कुछ किया, लेकिन अंत में नतीजा क्या हुआ? हमारे साथ में कौन आया और किसने खुलेआम सपोर्ट की पाकिस्तान को, चाहे वो टर्की ने कुछ बोला या सामान दिया या चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ है। इस गेम में हमको नहीं उलझना है। हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री की जो हमारी नीति है, उसको बड़ा क्लियर, तो आसिम सर, ये तो प्रूफ हो गया ना कि हमारी सेना, उसका शौर्य बहुत ही जबरदस्त है और हमने उसका बदला लिया पहलगाम आतंकी हमले का। कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उनकी एयरबेस को तबाह किया। ये तो पूरी दुनिया समझेगी इस बात को अब। नहीं, मैं वो एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हमको ये समझना है पहलगाम हुआ क्यों था, क्यों ऐसा टारगेट लिया गया था, क्यों टेररिस्ट ने कुछ सेंटेंस बोले कि आज जाके आप बताइए मोदी जी को, वो सब क्यों हुआ था। हम उस क्यों का मतलब ढूंढेंगे तो हम समझेंगे पाकिस्तान क्या आगे भी करेगा, पाकिस्तान 78 साल से क्या करता आया है, पाकिस्तान पिछले 25 सालों से क्या करता आ रहा है। पाकिस्तान की नीयत फितरत नहीं बदलेगी। मैं एज ए डिफेंस पर्सनल मैं बड़ा क्लियर हूं, मुझे फोकस रखना है अपनी पॉलिसी पे। हमने जो आज किया, हमारी कैपेबिलिटी आगे भी होनी चाहिए, इसके लिए वो तैयार रहेगा। हमें अब ये देखना है इसके आगे हमने चीजों को कैसे हैंडल करना है। इस पूरे वाकये को आसिम सर दुनिया कैसे देख रही है, और जब हमारे डेलीगेशन वहां पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जाएगा, पूरी दुनिया का रिस्पॉन्ड अब तक कैसा रहा है और इस पूरे डेलीगेशन से मिलने के बाद कैसा आपको लग रहा है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी? देखिए, हम कन्विंस कर लेंगे, हमारे पास पुख्ता सबूत है, मुझे कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में हमारा जो कोशिश होगा कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मॉनेटरी जो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है वो बंद करें, या हम एक एग्रीमेंट पे पहुंचे कि पाकिस्तान एक स्टेट है जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, उसको किसी भी ऐसे मौके पर मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई ना करी जाए। और जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके पास में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट दिया जाता है जो पूरे इंडिया के लिए नहीं, किसी के लिए भी नुकसान का हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर एस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो। और टेररिस्ट हब को हमने हिट किया है। आप भी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि टेररिस्ट हब में कौन कौन से मोस्ट वांटेड मिलिटेंट थे जो प्रॉब्ली इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत लोग चाहते थे। बिल्कुल, तो एक बहुत स्ट्रांग नीति, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जब जिसके ऊपर कोई आती है वही उसको हैंडल करना पड़ता है। बाहर के लोग उस शॉर्ट पीरियड में केवल बातें करते हैं, कोई इफेक्टिव कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रेंट नहीं डालते जब तक उनका इंटरेस्ट हट। लेकिन अशोक सर, ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप भी जानते हैं, आप तो राजनयिक रह चुके हैं, अपने अपने सबके इंटरेस्ट हैं, लेकिन आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, टेररिज्म, जो सबको इफेक्ट किया, अमेरिका को भी किया है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के द्वारा भारत को भी किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरे विश्व को भी आपको लगता है कि एक बार फिर से ये टाइम आया है कि वो समझें कि ये सिर्फ दो नेशन या फिर पाकिस्तान या फिर भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व, पूरी मानवता की बात है, और इसको लेकर एक साझा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, वो समय आ गया है? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय तो आ गया है, परंतु फिर पूरी दुनिया अपने उसमें उस डिस्टिंक्शन में आ जाती है गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के। उसमें अभी तक उसने छोड़ा नहीं है। जो हमारे अब जैसे चीन के लिए है, चीन के लिए वो कहते हैं वीगुर मिलिशियाज जो हैं वहां पर, जो तजिकिस्तान से अंदर आ सकते हैं, वो बैड टेररिस्ट हैं, तो वो उनके विरुद्ध काम करते हैं। परंतु अगर पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान के विरुद्ध वो कोई अंकुश नहीं लगाएंगे उसके। तो इसीलिए सबके अपने, देखिए जियोपॉलिटिक्स में सबके अपने इंटरेस्ट हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा जो हमारे मेजर जनरल साहब कह रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो हमको अलग अपने आप अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक बात है और वो हमने करके दिखाया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो दो बातें हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, वो दोनों साथ साथ चल सकती हैं और चलना चाहिए। जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हमको सपोर्ट, हमको ठीक है जब ऐसा मौका आता है
तो हमें अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। और हमने बता दिया है, जो नया डॉक्ट्रिन हमने दिया है, जो अगली बार होगा तो हम जो एक्ट ऑफ टेरर माना कहता है, जाएगा इसे। जी, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, जो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जो ये स्टेट है या नॉन स्टेट एक्टर है। बिल्कुल। अगर टेररिस्ट है, क्योंकि इन दोनों का ताना बाना इतना करीब का है, क्योंकि स्टेट हमेशा उनको सपोर्ट करती है, तो हम इनकी मिलिट्री और आईएसआई उसके विरुद्ध भी हम एक्शन लेंगे। अभी सर आपने कुछ बाइटें सुनाई गृह मंत्री अमित शाह की, गुजरात में थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कैपेबिलिटी को कोई कम ना आके पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया, हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, आतंकिस्तान पर हमने अटैक किया, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने वो सारी चीजें कर कर दिखाई हैं। अशोक सर, आप सुन रहे हैं सर? अशोक सर, लगता है हमारी आवाज हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक। लेकिन आसिम सर, जैसा कि गृहमंत्री ने कहा कि ये एक बदला हुआ भारत है, अब वो हम डॉजियर सौंपेंगे, रिस्पॉन्ड का हम वेट करेंगे, अब वो भारत नहीं रहा। हम अब डॉजियर भी देंगे और डोज भी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने ऑप सिंदूर में एक चीज बड़ी क्लियर कर दी, जो हमारे होम मिनिस्टर ने भी बोला, और ये सच है। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कॉशियसली इस चीज को प्ले कर रहा हूं कि हम ऑप सिंदूर की खुशी तो मनाएं, लेकिन हम ये चीज रखें अपने सामने कि आगे आने वाली चीजें जो हैं उनके स्वरूप बदलेंगे, चाहे वो हमारे लिए बदलें, चाहे पाकिस्तान के लिए बदले। हमें जो दोनों फ्रंट पे काम करना है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, इंटरनेशनली हम उनको आइसोलेट करने की भी कोशिश करना है, और हमने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी पर भी बैंक करना है। तो यस, ऑप सिंदूर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इससे आगे बढ़ के हमें अपने आगे क्या करना है, इसके लिए हमें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सोचना है। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था, फुल स्केल वॉर नहीं था, और हर एक चीज के अलग पैराडाइम होंगे, अलग स्वरूप होंगे, अलग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर का जहां पे हम जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ साथ में हमको बाकी पहलुओं को भी, डिफेंस प्रिवेंट ने बहुत सारे लेसन दिए हैं हमको ऑप सिंदूर ने। लेकिन आसिम सर, हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की पाकिस्तान पर, उसमें आईएमएफ अभी हमने देखा किस तरह से उसको देने का काम किया गया, लेकिन भारत ने कहा है कि इस पर आप फिर से पुनर्विचार कीजिए कि क्या जो आप पैसे दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी के लिए, क्या उन पैसों का वो इस्तेमाल कहीं दूसरे तरीके से तो आतंकवाद को बढ़ाने में तो नहीं कर रहा है? क्या इस पर भी वर्ल्ड कम्युनिटी को ध्यान देने की जरूरत है? जो ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है फ्रांस की संस्था की तरफ से, क्या उस पर भी फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये तमाम चीजें यूएन अपना रोल प्ले करे, तमाम संस्थानों को, तमाम देशों को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, और ये जो पैसे हम दे रहे हैं सपोर्ट के तौर पर, उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमारी जो आउटलुक है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये होना चाहिए। इसके लिए हमें कंटिन्यूसली हमको काम भी करना होगा, लेकिन चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो यूएन हो, उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो अपने स्ट्रिंग्स पुल कर सकती हैं किसी चीज को भी उसको टर्न करने के लिए या दूसरा स्वरूप देने के लिए। मैं किसी पर जो है कि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि कोई इंस्टीट्यूशन गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और इसको हमने पूरा प्रयत्न करके इसको कोशिश करनी है, इसको हम पूरे रूप से पाकिस्तान को एक जो डिप्लोमेटिकली है उसको अलग करें। लेकिन मुझे पर्सनली जो जितना भी मैंने स्टडी किया है पिछले अलग अलग जो पूरे संसार के जो भी झगड़े चल रहे हैं उसमें कौन कैसा एक्ट कर रहा है, आप मुझे बताइए ना, क्या इस पे किसी को डाउट था पाकिस्तान की नीयत के बारे में या पाकिस्तान के टेररिज्म? फिर भी आईएमएफ ने करेक्ट टाइम पे वो लोन दिया। बिल्कुल। तो क्या इससे पहले हमने कभी बात नहीं की उनके साथ में? क्या वो कन्विंस नहीं है? कौन सा देश जो पावर रखता है उसको, और जो थोड़ा सा करेक्टली एनालाइज करता है निष्पक्ष तरीके से, उसको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सरेआम बावजूद उसके वो दिया जा रहा है? यही सबसे बड़ी बात है। अशोक सर, आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब भारत ने ये कहा कि भाई आपने आईएमएफ के जरिए जो पैसा पाकिस्तान को देने का काम किया है, आप उस पर फिर से पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि
पड़ोसी मुल्क भारत है और किस तरह से उन पैसों का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, आतंक को वित्त पोषित करने का काम बीते कई वर्षों से पाकिस्तान करता आ रहा है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक जो चीज सोचने की जरूरत है वो है जो एक जियोपॉलिटिक्स भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अमेरिका, जैसे कहा गया है, अमेरिका की इजाजत के बिना आईएमएफ में कोई काम नहीं होगा, कोई ऐसा वो अप्रूवल नहीं होगा। और अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहा है। एक तो जो पाकिस्तान 200 मिलियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, वहां पर टेररिज्म भी बहुत है, आतंकवाद भी बहुत है और न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो उसको वो एक अच्छा संबंध वो बनाकर रखना चाहता है जिससे कि वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर पाए। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहता जो ये पाकिस्तान पूरी के पूरा चीन के उसमें छत्र छाया में चला जाए और अमेरिका का वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं हो, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो इसीलिए बहुत वो चाहता है। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप तो हैं जो बिल्कुल ही ट्रांजैक्शनल वो हैं। वो समझते हैं जो शायद अफगानिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ होंगे, रेयर मिनरल्स होंगे, तो पाकिस्तान से शायद जाने का वहां पर रास्ता मिल जाए। तो परंतु देखिए, भारत ने बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी है। जो एक तो आईएमएफ को दोबारा से सोचना चाहिए पैसा कहां जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये भी कहा है जो न्यूक्लियर वेपन्स की वो इतनी धमकी देता है, इतनी इररिस्पॉन्सिबली वो काम करता है, तो आईएईए को देखना चाहिए जो इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वो अपने कब्जे में लाए। तीसरी बात, हम लेकर गए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, इसको बताना चाहिए जो ये भी पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो लश्कर-ए-तैयबा कहता है हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु 25 अप्रैल को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पर बात हो रही थी तो उसने ये पूरी कोशिश की जो टीआरएफ का वहां पर कोई जिक्र नहीं आए। चौथा, एफएटीएफ में पाकिस्तान को फिर से ले जाना चाहिए, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है हम लोग 30 साल तक आतंकवाद का साथ देते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमें कहा। उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी यही कहा जो हम तो आतंकवाद को करते रहे हैं, बढ़ावा देते रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये सब चीजें जो हैं हर क्षेत्र में हमको इन्हें देखना होगा और हमको इनको आगे लेकर जाना होगा। और मैं समझता हूं इसलिए भारत अपनी जो डेलीगेशंस भेज रहा है उनका ये भी काम होगा जो पूरे सभी देशों को, मित्र देशों को ये बताएं जो देखिए पाकिस्तान का जो खतरा है वो केवल भारत को नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जब डेलीगेशन तमाम लोगों से इनकी मुलाकात होगी, इस बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा जाएगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अशोक सर, कि न सिर्फ ये भारत की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। और जब तक आप इसका समाधान नहीं करेंगे, ये पूरे विश्व को ऐसे ही अपने चपेट में, अपने लपेटे में लेता रहेगा। और आतंक पर प्रहार करने का अब एक बिल्कुल ही सही समय आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशिम कोहली सर आपका भी, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। क्या उन्होंने कबूल किया है, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान अब उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है जिसे वो अब तक झुठलाता रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसे अब खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि भारत के मिसाइल हमले में नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक नुकसान से इनकार कर रहा था और अपने लोगों के बीच फर्जी जीत का जश्न मना रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई की रात पाकिस्तान के लिए सबसे खौफनाक रात थी। आधी रात को भारत ने रावलपिंडी के नूर खान समेत कई एयरबेस तबाह कर दी। हालांकि जब पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत की मिसाइलें बरस रही थी तो इस्लामाबाद में बैठे आला कमानों का हाल हलकान था। इसका खुलासा अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। पहले तो पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसको भारत के हमलों से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में आए बयान और सेना के जारी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 मई की रात का जिक्र किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम शहबाज शरीफ की वो बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत की पराक्रमी सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि उसने पाकिस्तान के कई एयरबेस को अपने मिसाइल से तबाह कर दिया, जिसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। Now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. एयरबेस और कई अन्य स्थानों पर बमबारी की है। इसे समझें। प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर के साथ जगाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे अहम एयरबेस है नूर खान। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास स्थित है। ये न केवल एक प्रमुख सैन्य एयरबेस है, बल्कि रणनीतिक लिहाज से देश के राजनीतिक और सैन्य केंद्र के सबसे करीब स्थित है। यहाँ हमले का मतलब था कि पाकिस्तान के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया गया। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के दौरान विमान से रवाना होते हैं। भारत ने इसी एयरबेस पर इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तान अंदर से हिल गया।
अब तक हमलों के बाद उपलब्ध सभी सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात जाहिर होती है कि भारतीय वायुसेना ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया और किसी भी जगह पर कोई भी टारगेट चूकता हुआ नहीं दिखाई दिया। कई बार के इनकार के बाद अब आखिरकार पाक के पीएम शरीफ ने मान ही लिया कि भारत के मिसाइलों ने नूर खान बेस पर हमला किया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। गौरतलब है कि नूर खान एयरबेस पर हमला भारत की ओर से किया गया सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था। इसे पाकिस्तान की रक्षा नीति, खुफिया तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय छवि और आंतरिक मनोबल पर एक बहुआयामी आघात के तौर पर देखना चाहिए। भारत की ओर से किए गए इन हमलों ने पाकिस्तान को सैन्य ही नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर भी चोट पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारतीय सेना के शौर्य का बखान। जी हां, भारतीय सेना के शौर्य का बखान। ये पूरी स्टोरी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं और इस सबके बीच लगातार उन सीमावर्ती इलाकों के हालात का भी जायजा लिया जा रहा है जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जहां सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की, वहीं CM उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा पैकेज तैयार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा पार से हुई गोलीबारी में आम नागरिकों को हुए नुकसान और सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही मदद तथा सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया। उपराज्यपाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार की ओर से मिल रही मदद के बारे में जानकारी ली। उपराज्यपाल ने कहा कि गोलाबारी से प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ
मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। आम लोगों से मिलने के बाद उपराज्यपाल ने सेना के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने जवानों की वीरता, पराक्रम और मां भारती के प्रति समर्पण को नमन किया। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की गोलीबारी में आम लोगों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद भी मांगी जाएगी। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज की मदद की जरूरत होगी हम मरकज से मांग लेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल वे अमरनाथ यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि ये बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हो और सभी यात्री सुरक्षित और स्वस्थ रहें। उधर क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। SIA ने सोपोर, बारामूला, हंडवाड़ा, गंदरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में छापा मारा। इससे पहले 11 मई को SIA ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापे मारे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे शहर शहर तिरंगा यात्रा। किस तरह से देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये पूरी स्टोरी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का जो जोश है वो तो देखते ही बन रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों, उनके ठिकानों और समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ता जनसैलाब और जनता का उत्साह देखते ही बनता है।
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को द्रास, डोडा, किश्तवाड़ सहित कई जगहों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जबकि चित्रकूट में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का जिन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही विभिन्न जन संगठनों, पूर्व सैनिकों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शनिवार को भाजपा और राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, तो वहीं कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। ये आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवाओं और महिलाओं ने सहभागिता की। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल में आयोजित तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और महिलाओं ने सहभागिता की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जो प्रहार किया है और इनके हमलों को जो नष्ट किया है, इसके बारे में सैनिकों का उत्साह और उनको बल बढ़ाने के लिए एक यात्रा का भव्य आयोजन किया है। हमने जो इंडिया के जो वीर सैनिक है उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। उस हिसाब से जो इंडिया भर में और पूरे देश भर में जो प्रशंसा की जा रही है, उस हिसाब से हम व्यारा के अंदर पूरे तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। पूरे गांव की, आजू बाजू के सारे लोग यहाँ जमा होकर इसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारत माता की जय। हम 700 फुट लंबा तिरंगा लेके निकले हैं। सब यहाँ से आखिर तक पहुँचेंगे और हमें हमारे जवानों पे बहुत गर्व है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर, जिसका कि जो कुनबा है वो अब बिखरता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी का बिखर रहा है कुनबा। ये पूरी स्टोरी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना।
पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। 8,400 थोड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शनिवार को एक तगड़ा झटका लगा। 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, सभी पार्षदों ने इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया। बागी गुट के नेताओं ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका। आपके 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। कभी कट्टर ईमानदारी और नई तरह की राजनीति का दम भरकर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन बिखरती जा रही है। आम आदमी पार्टी को उस वक्त करारा झटका लगा जब पार्टी के 15 निगम पार्षदों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया। मुकेश गोयल के नेतृत्व में नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। इनमें हेमचंद गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार, हिमानी जैन शामिल हैं। इनका कहना है कि 2022 में दिल्ली नगर निगम में सत्ता में आने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहा। शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से आपस में समन्वय ना के बराबर रहा। जनता से किए गए वादे को पूरा न कर पाने की वजह से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लगभग 15 पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और एक नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, जिसके अंदर पिछले 2.5 वर्षों से जो हम सत्ता में थे, हम दिल्ली की जनता से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उनका काम नहीं करवा पाए। 2.5 साल लड़ाई झगड़े में बीतता रहा। सदन की कोई बैठक सुचारू रूप से नहीं चली। सदन की बैठक चलती थी, 2 मिनट में हंगामा होता था, मारपिटाई होती थी और एजेंडा पास करके भेज दिया जाता था। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। और हमारा मेन ये मोटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है तब से वह गायब है, उनकी लीडरशिप पूरी दिल्ली से गायब है। उनके पार्षद तंग हैं, ये दिख रहा है। उनके पार्षद को दिशा नहीं मिल रही, इसलिए वह पार्टी छोड़कर अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं, ये उनका फैसला है। परंतु एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व आस्ता आस्ता दिल्ली से खत्म हो रहा है। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तब से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे हैं। 1 दशक पहले कट्टर राजनीति का दम भरकर प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार चलाने की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी से जुड़े संस्थापक सदस्य पहले ही किनारे हो गए थे। अब धीरे धीरे नेता कार्यकर्ता भी साथ छोड़ते जा रहे हैं। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन ISIS के स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2023 में पुणे में हुए IED तैयार करने और परीक्षण से जुड़े मामले में की गई है। आरोपी अब्दुल्ला फयाज शेख और तलहा खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये जकार्ता से भारत वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा के चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति पर आरोप है कि उसने देश के कुछ वैसे जगहों की जानकारी साझा की जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने ज्योति को 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक युवक को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कैथल के मस्तगढ़ का रहने वाला देवेंद्र सिंह पाकिस्तान को कई संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहा था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्थित भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया। दरअसल बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर से 2 तस्करों को 10 सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी की परीक्षा परिणाम रोकने के आदेश में बदलाव किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इंदौर में प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर एनटीए अन्य सेंटरों के परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के भारत मंडपम में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैन्य बलों के साहस की सराहना की। भारत की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का वो देश है जहां निवेश के अपार अवसर हैं। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने अगरतला के बामुतिया में दूध प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई की क्षमता 40,000 लीटर है, जिसमें 30,000 लीटर दूध को संरक्षित किया जाएगा और बाकी 10,000 लीटर दूध को दही और छाछ के रूप में प्राप्त किया जाएगा।